नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। दिवाली के पावन अवसर पर सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और दीपों के इस उत्सव में सभी के जीवन में जो है उजाला हो, प्रकाश हो। इस धारणा के साथ जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी में उत्तराखंड में प्रधानाचार्य पदों के लिए जो कक्षाओं का संचालन है वो आरंभ हो रखा है। 27 अक्टूबर से नए बैचों का और संचालन आरंभ होना है और उनमें जो कक्षाएं हैं, लाइव क्लासेज हैं, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, साथ में हफ्ते भर में टेस्ट होगा। तो आज हम सेकंड पेपर की एक यूनिट है एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व। शैक्षिक नेतृत्व में लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं में से एक प्रिंसिपल है लेन देन संबंधी सिद्धांत, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी है एक। तो नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत या फिर ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत के बारे में पहले ये समझेंगे कि इसे प्रतिपादित किसने किया था और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का उद्देश्य क्या था। जैसे जो है औद्योगिक क्रांति का दौर चलता है और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये प्रयास हो रहा था कि कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, अच्छे परिणामों को हासिल कैसे किया जाए। और उसी सभी परिप्रेक्ष्य में जो है इन सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है और आज ये सिद्धांत जो है हमारे प्रत्येक संगठन के साथ में प्रयोग होते हैं, जहाँ पर नेतृत्व के द्वारा अपने अधीनस्थों को, अनुयायियों को, सहयोगियों के द्वारा अधिकतम कार्य परिणाम हासिल करना होता है, रिजल्ट हासिल करना होता है। तो जैसे हम शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों में भी जो है जो एक प्रधानाचार्य होता है उसके द्वारा अपने संस्थान का अगर बेहतर बोर्ड रिजल्ट लाना है, खेल गतिविधियों में स्कूल को जिले में, राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर लाना है, सांस्कृतिक गतिविधियों में अच्छा कराना है, बाकी क्रियाकलापों में भी अगर संस्थान को उच्चतम स्थिति तक ले जाना है, तो निश्चित रूप से प्रधानाचार्य का नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हम इन सिद्धांतों को ऐसे तमाम संस्थानों में लागू होते हुए देखते हैं। तो इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति था मैक्स वेबर, जिन्होंने 1947 में नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बाद में इस सिद्धांत पर जो है फिर से जो है शोध कार्य किया गया था, इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया था और तब ये कार्य बर्नार्ड एम बॉस ने 1981 में ये काम हुआ था। अब इसके अंदर जो है जो लेन देन का जो सिद्धांत है, इसके अंदर मूलभूत बातें क्या हैं। तो जैसे इसमें बात आती है कि लोग तब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जब कमांड यानी निर्देश की श्रृंखला निश्चित और स्पष्ट होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो अधीनस्थ होते हैं, जो सहयोगी कर्मचारी होते हैं या जो किसी संस्थान में किसी मुखिया के अधीन कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर हम एक सिद्धांत को लागू करें कि अधीनस्थों को जब दिशा निर्देश या फिर आदेश एक सीधी श्रृंखला के माध्यम से मिलते हैं, तो वो ज़्यादा कमिट होकर के अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ कब देता है कोई भी व्यक्ति, अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे परिणाम के लिए, अच्छी रिजल्ट हासिल करने के लिए जो है जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। और व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है मानसिक
आधार पर भी करता है, शारीरिक आधार पर भी करता है, दंडात्मक आधार पर भी करता है, या फिर पुरस्कार पाने या लाभ पाने के हित को ध्यान में रखकर भी करता है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब होगा जब जो है कमांड की श्रृंखला स्पष्ट हो, कहाँ से आदेश आना है, किससे दिया जाना है, किसको करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता पुरस्कार और दंड से प्रेरित होता है, और ये बहुत स्वाभाविक है, इसलिए इसे लेन देन का सिद्धांत बोलते हैं। अर्थात जो अधीनस्थ, जो कार्यकर्ता, जो सहयोगी अपना सर्वश्रेष्ठ देकर के अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में संस्थान का, संगठन का साथ देते हैं, उन्हें पुरस्कार के रूप में पदोन्नति मिलती है, बोनस मिलता है, अलाउंसेज मिलते हैं, शाबाशी मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें पुरस्कार के रूप में उन्हें प्रेरित करती हैं। और जो कामचोर होते हैं या जो काम नहीं करते हैं, जो यथार्थ परिणाम हासिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें दंड भी मिलता है। दंड के रूप में जो है प्रमोशन नहीं होते हैं, या फिर जो है उन्हें जो पद है, जो नौकरी है, उसकी सुरक्षा की खतरा हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी डिमोशन भी हो सकता है। तो ये दोनों जो पहलू हैं, पुरस्कार और दंड, कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, और ये लेन देन का सिद्धांत इसीलिए बोला गया है इसे। तीसरा पहलू है इसमें, नेता के निर्देश और आदेशों का पालन अनुयायियों का प्राथमिक लक्ष्य होता है। यानी जो अधीनस्थ हैं, जिन्हें अपने नेता के नेतृत्व में काम करना है, जो भी आदेश निर्देश उन्हें मिलते हैं, वो उनके लिए प्राथमिक लक्ष्य होते हैं लेन देन के सिद्धांत में, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा उनका अनुपालन करेंगे तो पुरस्कार भी मिलेगा, अनुपालन नहीं करेंगे, परिणाम नहीं आएगा तो दंड भी मिलेगा, इसलिए प्राथमिक लक्ष्य होता है। और नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षाएं पूरी हों, अधीनस्थों पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखने की भी जरूरत होती है। अर्थात जहां नेता या नेतृत्वकर्ता ये देख रहा है कि हमारे लक्ष्य के अनुसार अधीनस्थ या अनुयायी कार्य करें, उसके लिए आवश्यक है कि उन पर मॉनिटरिंग की जाए, और मॉनिटरिंग में शुरुआत से लेकर मध्यकाल में लेकर अंत में एक प्रगति का जो है भान होता रहेगा, प्रोग्रेस का आंकलन होता रहेगा। तो लेन देन संबंधी सिद्धांत की ये मूल बातें हो गई हैं कि इस सिद्धांत के अंदर क्या है। अब इस सिद्धांत के अंदर अगर हम पहलुओं पे जाएंगे तो हम इसके कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेन देन संबंधी सिद्धांत, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है। एक तो इसमें पुरस्कार और दंड का विधान है, तो ये इसका एक पहलू हो गया जो हमारे पास क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि जो लेन देन संबंधी सिद्धांत है नेतृत्व का, उसके मुख्य पहलू क्या है, और उसमें मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आ सकता है या इंडिविजुअल। तो पहली बात हो गई, इसमें पुरस्कार और दंड का प्रावधान होता है, जिसके कारण हम इसे लेन देन का सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा, स्पष्ट संरचना और अपेक्षाएं। स्पष्ट संरचना और अपेक्षाएं यानी क्या कार्य होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है, उसको कैसे किया जाना है, उसके मानदंड क्या है, ये सारी बातें इस तरह के नेतृत्व में स्पष्ट होता है। तो ये इसका दूसरा पहलू हो गया। बाह्य प्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक फैक्टर है यहाँ पर, यानी सिर्फ काम करना, और अगर काम करने में जो है बाह्य प्रेरणा नहीं है। बाह्य प्रेरणा का मतलब ज़्यादा करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, कम करेंगे तो दंड मिलेगा, ये बाह्य प्रेरणा है। तो हम बाह्य प्रेरणा का रूप में या एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है कार्य के साथ साथ में पुरस्कार और दंड का भी प्रावधान है। अगर हम पूरे विश्व में निजी और सरकारी क्षेत्रों के अंदर कर्मचारियों के परफॉर्मेंसों का आंकलन करेंगे तो निजी क्षेत्रों में हम ये ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ जितनी प्रगति करेगा कर्मचारी, उसे उतना पुरस्कार मिलता जाएगा, और इसलिए जो है वो कितनी भी महत्तम ऊंचाई तक जा सकता है। सरकारी में ये प्रक्रिया
तुलनात्मक रूप से धीमी है और इसलिए वहाँ पर उतनी सामर्थ्य के साथ में कोई पूरा काम नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को तनख्वाह इतनी मिलनी है और इसी लिमिट में होना है। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो आज का दौर है इसमें इस तरह की बातें आ सकती हैं। अगला इसमें प्रदर्शन पर ध्यान, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काम करने से मतलब नहीं है कि मैंने कर दिया या हमने कर दिया, बल्कि परफॉर्मेंस चाहिए, आउटपुट चाहिए। और आउटपुट का मतलब जो निर्धारित लक्ष्य है वो हासिल होना चाहिए और उसके अंदर पैरामीटर है। जैसे स्कूल के हिसाब से अगर हम बोलेंगे और सरकार कह रही है कि जो है बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम इतना परिणाम लाइए, इतना रिजल्ट लाइए, या फिर जो है इस तरह की गतिविधियों में यहाँ तक का जो है मानक हासिल कीजिए, तो ये एक तरह का यहाँ पर प्रदर्शन पर फोकस होता है। इसीलिए यहाँ पर दंड और पुरस्कार का प्रावधान है। और ये जो नेतृत्व की प्रणाली है इसको हम किस तरह के कार्यों में, किस तरह के जो है योजनाओं में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है इसका ज़्यादातर हम इस्तेमाल जो है अल्पकालिक फोकस वाले बिंदुओं पे कर सकते हैं। क्यों? अल्पकालिक का मतलब ये हुआ कि जिनको हम कम समय के अंदर ही परिणामों को पाना चाहते हैं, वहाँ पर ये सिद्धांत ज़्यादा काम करता है। अगर हम जो है बाजार की दृष्टि से देखें तो जैसे बिक्री बढ़ानी है, जैसे अभी जो है दिवाली का सीजन चल रहा है और कंपनियों में होड़ मची रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाइए उत्पाद की, तो कर्मचारी उसके तोड़ जोड़ पे लगे होते हैं कैसे बढ़ाना है। या फिर जो है जो प्रोडक्शन करने वाली हैं, जो उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, उनका काम होता है उत्पादन ज़्यादा करना है। ऐसे अगर हम एक शैक्षणिक संस्थान में बात करेंगे कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम है कि जो है अब बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है मार्च अप्रैल में और अच्छा परिणाम चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि जो है पूरे साल भर एक जैसे पैटर्न पे हम काम कर सकें, परंतु हो सकता है कि जो अंतिम के 4 महीने उसमें ऐसी रणनीति, ऐसे प्रयास, ऐसी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं सारा स्कूल कि जो है बोर्ड परीक्षाएं अच्छी हो गई। या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसमें जो है परफॉर्मेंस देनी है, बच्चों को संगीत सीखना है, डांस सीखना है, ये करना है, या फिर खेल गतिविधि है और स्पेसिफिक टाइम पर उसे ज़्यादा, तो अल्पकालिक समय में जो डिजायर्ड टारगेट्स हैं उन्हें हासिल करने के लिए लेन देन संबंधी नेतृत्व का सिद्धांत उपयोगी होता है। तो हम इस ओवरऑल एस्पेक्ट में एक निकाल के देखते हैं कि नेतृत्व का महत्व क्या है। तो जो लीडरशिप है वो लीडरशिप जो है इस तरह के विषय में क्या करती है, एक तो इसमें जो है आत्मविश्वास बनाना आवश्यक होता है, इसमें कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ला सकते हैं, 90% स्कोर करवा सकते हैं विद्यार्थियों से, या फिर जो है कम से कम राज्य स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो आत्मविश्वास है ये नेतृत्व के द्वारा ही स्थापित होता है। अनुशासन बनाए रखना, अगर हमें लक्ष्य हासिल करने हैं तो डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है कि इतने घंटे से इतने बजे तक इतना ऐसा ऐसा होना है, तो वो डिसिप्लिन, अनुशासन आवश्यक है, तभी जाके ये संभव है। साथ में जो कुछ हो रहा है उस पर फीडबैक लेना, तुरंत क्या किया गया, आउटपुट कितना आया, और जैसे जैसे जो है फीडबैक लिया जाएगा तो कमियों का उतना जल्दी पता लगेगा और फिर उस पर सुधारात्मक कार्रवाई हो जाएगी। तो फीडबैक, टीम भावना का निर्माण करना, क्योंकि कुछ भी बड़ा अचीवमेंट्स है जहां कार्य एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा किए जाने हैं, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा किए जाने हैं, बहुत सारे कर्मचारियों के द्वारा किया जाना है, जब तक उन सब का कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं लगा, सामूहिक प्रयास नहीं हुआ, तब तक वाजिब या डिजायर टारगेट्स पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए टीम भावना को सृजित करना नेतृत्व का काम है, यानी मुखिया का काम है, यानी प्रधानाचार्य का काम है। परिवर्तन की प्रक्रिया को सुगम बनाना, जब भी कुछ अच्छा बेहतर हासिल करना है तो उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। और वो कार्य संस्कृति जब बदलते हैं तो हर कोई उस बदली हुई संस्कृति में काम करने के लिए तैयार नहीं रहता है,
तो ये नेता का काम है कि वो उन सारी स्थितियों को सुगम बनाए, सरल बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, ताकि हर कोई उस बदली हुई परिस्थिति में भी काम करने के लिए तैयार रहे। और अंतिम है कर्मचारियों को लगातार प्रेरित करते रहना जब जब बाधाएं आ रही हैं, जब जब समस्याएं आ रही हैं। तो हम नेतृत्व को लेन देन संबंधी सिद्धांत में इस तरह के विषय को देखते हैं। तो नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत में नेता की भूमिका क्या है, फिर लीडर की। तो लीडर की भूमिका पहले हो गई है अपने संस्थान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, टारगेट फिक्स करना कि हमें क्या हासिल करना है, कितने समय में हासिल करना है, कितने संसाधनों की उपलब्धता के द्वारा ये चीज होनी है। तो संसाधन, समय, मैन पावर, सभी कुछ। तो लक्ष्य निर्धारित करना नेता का काम, कार्य आवश्यकता को स्पष्ट करना, काम क्या किया जाना है, किसको क्या करना है, कितना करना है, किस सीमा में करना है और कैसे करना है। और इसके अलावा अनुयायियों को स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्ग निर्देश करना या प्रेरित करना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से जो है लक्ष्य तक पहुंचो, नहीं, स्थापित तरीकों को अपनाते हुए, यानी नियम, कानून, प्रावधान, प्रक्रियाओं को अपनाते हुए लक्ष्यों को हासिल कीजिए। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत महान लोग रहे हैं जिन्होंने अपने स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। हम जो है वर्तमान समय में नेल्सन मंडेला की बात करते हैं या फिर जो है महात्मा गांधी की बात करते हैं, जो अपने सिद्धांतों को आगे रख करके अपने लक्ष्यों की तरफ जाते थे। तो इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत है, मैक्स वेबर, बर्नार्ड एम बॉस के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न हमारे पास आएंगे इस विभागीय प्रधानाचार्य की परीक्षा में। तो एकलव्य IAS अकेडमी में कक्षाएं 2 बैच ऑलरेडी बन रखे हैं, चल रहे हैं, और जो लोग और शामिल होना चाहते हैं इनमें, वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और इन तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार और सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और कक्षाओं का संचालन 27 अक्टूबर से फिर से अतिरिक्त बैच के साथ में शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।